वेलकम बैक। बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल कोर्ट में शेख हसीना वाजिद के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ाम में फैसला सुनाया जा रहा है। इस्तगासे ने शेख हसीना के लिए सजाए मौत की दरख्वास्त की है। शेख हसीना पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैक डाउन के अहकाम देने और वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुजाहिरों के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे। ढाका में शेख हसीना के आबाई इलाके गोपालगंज और 2 करीबी अजला में सिक्योरिटी सख्त है। ढाका पुलिस चीफ ने अमन व अमान में खलल डालने वालों को गोली मारने का हुक्म दिया है। समाअत के दौरान अदालत मुजाहिरों के दौरान मारे जाने वालों के लवाहिकीन, वकला और ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से खचा खच भरी हुई है। BBC का कहना है कि अदालती कार्रवाई में 2 घंटे तक लग सकते हैं। Number 3, a video showing the remark Rajakarder jawab debe chhatrলীগ. Number 4, a video of 1 minute 5 seconds which shows attack upon the students of Kota movement by Bangladesh Chhatrলীগ leaders and activists on 15 July 2024 at night. A video which shows that Prime Minister Sheikh Hasina while visiting damaged metro rail station on 26 July 2024 defended her previous comment in the press conference dated 14 July 2024. Number 6, a video showing Prime Minister Sheikh Hasina in the course of her deliberation. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा मुख्तसर दौरे पर कराची पहुँच गए हैं। वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी IG सिंध और दीगर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। मज़ीद तफसील जानते हैं राफ़े हुसैन से। जी राफ़े। देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा मुख्तसर दौरे पर कराची पहुंचे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध समेत दीगर हुक्काम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म कुछ देर में कैंट स्टेशन पहुंचेंगे, जहां पे वो कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लेंगे और उसका इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी जो है वज़ीर आज़म को रेलवे की जानिब से कैंट रेलवे स्टेशन पर जदीद सहूलियात की फराहमी के मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग भी देंगे। हुक्काम ने कैंट रेलवे स्टेशन पर कदीर आराइश के मंसूबे के हवाले से तमाम तर तैयारियाँ जो हैं कर ली हैं। वज़ीर आज़म आज जो है कराची रेलवे स्टेशन पर 2 जदीद CIP लाउंज, 3 वेटिंग हॉल्स और एग्जीक्यूटिव वॉशरूम्स जो बनाए गए हैं उनका भी जायजा लेंगे। जबकि ये भी बताया गया है कि मुसाफिरों को सहूलियत के लिए जदीद तकाज़ों पर जो है वो इंफॉर्मेशन डेस्क भी बनाई गई है। इसके साथ साथ सफाई सुथराई के लिए सिविल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ मुआहिदा किया गया, जिनका अमला मैकेनिकल क्लीनिंग के जरिए 24 घंटे कराची कैंट स्टेशन और अतराफ के ट्रैक को साफ सुथरा रखेगा। इसके साथ साथ स्टेशन को खूबसूरत रखने के लिए स्टैंडर्ड्स मॉडल स्टॉल्स भी नस्ब, जिसका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर रेलवे के साथ जायजा लेंगे। ये भी बताया गया है कि शालिमार एक्सप्रेस ट्रेन को अपग्रेडेशन का मंसूबा भी आज वज़ीर आज़म उसका इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए हैं। राफ़ी हुसैन अपडेट करे थे, शुक्रिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी आज होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे होगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद फैसल मुमताज़ राठौर ने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। उनके पास बल्दियात देही तरक्की का कलमदान था। वज़ीर आज़म को भेजे गए इस्तीफ़े में मौक़िफ़ अपनाया। आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल के लिए मैंने भरपूर कोशिश की। बतौर रुकन असम्बली आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा हूँ। PP की अदम एतमाद तहरीक को मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी आज होगी। कानून साज असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब किया गया है। मुजफ्फराबाद में इस वक्त क्या सियासी गहमा गहमी है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे सरदार रज़ा खान से। जी रज़ा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर आज दोपहर 3 बजे बुलाए गए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में जो है वो राय शुमारी होने जा रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की जानिब से राजा फैसल राठौर को नया वज़ीर आज़म जो है वो नामजद किया गया है। तहरीक अदम एतमाद पर की जाने वाली राय शुमारी में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी है। ताहम मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ शराकत इक़्तिदार नहीं होगी और वो अपोजिशन में बैठेगी। इसके साथ साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर और तहरीक इंसाफ ने भी जो है वो इस अमल का हिस्सा न बनने का जो है वो फैसला किया है। अगर बात की जाए आज होने वाले अदम एतमाद पर राय शुमारी की, तो इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मेंबरान असम्बली की बड़ी तादाद
दारुल-हुकूमत मुज़फ्फराबाद में जो है वो पहुंच चुकी है, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से 35 से ज़ायद मेंबरान असेंबली की हमायत का जो है वो दावा किया गया है। इसके साथ साथ मैं आपसे ये शेयर कर दूं कि आज राय शुमारी के बाद इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि कल जो है वो नए वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद की जाएगी, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, उनकी आमद भी मुतवक्को है। वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजों ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह से चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस के आगा शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन ने भी हल्फ बर्दारी में शिरकत की। जस्टिस इनाम अमीन और जस्टिस आसिफ जस्टिस आजम खान भी तकरीब में शरीक थे। वफाकी आईनी अदालत में मुकदमात की समाअत का बाकायदा आगाज़ हो गया। वफाकी आईनी अदालत ने पहले फैसले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना देते हुए फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस हसन रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, कानून ये है, कोई निजी इदारा मजदूर को काम से निकालेगा तो वाजिबात अदा करेगा। अगर निजी इदारा वाजिबात अदा नहीं करता तो मजदूर मुतालिका महकमे में अपील कर सकता है। मजदूर के हक में फैसला आए तो निजी इदारा अपील में वाजिबात सिक्योरिटी की मद में जमा कराएगा। वफाकी आईनी अदालत ने अपने दूसरे फैसले में वाइस चांसलर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी की तकर्रुरी के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला ख़त्म कर दिया। कहा, मौजूदा केस दायर होने के बाद 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर नहीं हुआ। अदालती हुक्म से कोई फरीक मुतासिर हो तो वो दरख्वास्त दे सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर कहते हैं, जजों के पास अदलिया और आइन की बालादस्ती के लिए 2 ही रास्ते हैं, सिस्टम में रहकर किरदार अदा करें या इस्तीफे देकर तहरीक चलाएं। खामोश बैठ जाना सिस्टम का साथ देने के बराबर है। बहुत बारी सवाल आया, आपकी जुडिशरी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन वो वापस आ गई। 2 तरीके होते हैं, एक ये कि आप इस्तीफा दे दें, आप मूवमेंट चलाएं। दूसरा एक और तरीक़ेकार होता है, जिहाद अपनी जो है सिस्टम में रह के करें। चुप करके बैठना एक तरह से आप सारे प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं। कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, उतार चढ़ाव होता है, इंशाल्लाह ये चीज़ें दुरुस्त हों। आपको पता है वो 2 वोट्स जो आए, वो वोट धांधली के वोट थे, फ्लोर क्रॉसिंग के वोट थे। आईनी तरमीम जिसके बेसिस पे आपने बनाई वो इमारती उसकी बुनियादी गलत हो, धांधली पे हो, तो फिर वो इमारत ज़्यादा रह नहीं सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के मुकदमे की समाअत हुई। समाअत का अहवाल जानते हैं हुसैन अहमद चौधरी से। जी हुसैन। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के एक मुकदमे में वकील दरखास्त गुजार ने मेडिकल ग्राउंड से मुतल्लिक जब दलाइल दिए तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दिलचस्प रिमार्क देते हुए कहा कि जो बंदा ज्यादा देर जेल में रह जाए वो मेडिकल ग्राउंड पर ही बाहर आता है, मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आकर फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वो दूसरे मुल्कों में घूमता फिरता है और उसे कुछ नहीं होता। ये एक मेडिकल ग्राउंड से मुतालिक एक कैदी की दरखास्त पर समाअत थी, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत की। हुसैन अहमद चौधरी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। बलूचिस्तान के 3 अजला में मनशियात काश्त हो रही हैं, सबको मालूम है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। ANF का काम किलो मनशियात पकड़ना नहीं बल्कि सप्लाई लाइन काटना है। सुप्रीम कोर्ट का मनशियात की सप्लाई ना रोकने पर सरकारी इदारों पर बरहमी का इज़हार। जस्टिस जमाल खान बंदोखैल ने मनशियात केस के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर रिमार्क्स दिए कि छोटी मोटी कार्रवाई तो शहरों में पुलिस भी करती रहती है, मनशियात बॉर्डर से 1,000 किलोमीटर अंदर तक कैसे आ जाती है। 5-10 किलो का कोई मसला नहीं, लेकिन टनों के हिसाब से मनशियात आती है। ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, इसको भुगतें। अदालत ने ANF को मुलजिम की CCTV फुटेज पेश करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, महीनों में इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होंगे। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हम लाड़काना, सखर और कश्मीर के इख्तियारात की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्तों से कहता हूँ, आएँ बैठें बात करें। अगर हमारी बात पर तवज्जो ना दी, इख्तियारात मुंतकिल ना किए गए तो फिर नया सूबा नागुज़ीर हो जाएगा।
پیپلز پارٹی کے اپنے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں ہو گیا جو ہونا تھا. ہم کہتے ہیں کہ آئیے اپنے لوگوں کو بلائیے, کیمرے لگائیے, بند کمرے میں چھپ کر بات نہیں کرتے, آپ جیسے چاہیں, جہاں چاہیں, جس وقت چاہیں. ہم تو سکھر کے اختیارات کی بات کریں, ہم تو کشمور کے اختیارات کی, آپ ہی کے لوگوں کے اختیارات. ابھی تو ایم کیو ایم نہیں جیتنے جا رہی لاڑکانہ, ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا میئر ہے, سندھ بھر میں آپ کی حکومت ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی آپ کی ہوگی, آپ اس کے چیمپئن بنے. جیسے آج آپ 18ویں ترمیم کے چیمپئن بنتے ہیں, آپ مضبوط ہوں گے, کسی کا نقصان نہیں ہے, سب کا فائدہ ہے. اگر یہ بات نہیں سنتے, اگر آپ نے لوگوں کو ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کی حمایت کر کے اس کو لوگوں کو اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیے, تو صوبہ پھر پاکستان میں بنے گا, ناگزیر ہو جائے گا. جو ہے وہ 18ویں ترمیم رول بیک ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی جڑیں مضبوط نہیں کی ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد تو جو 2 پیسے ہمیں وفاق سے ہم لڑ جھگڑ کے لے لیتے تھے, اب وفاق کہتا ہے تمہارے حصے کے سارے پیسے ہم نے صوبوں کو دے دیے, جا کے اپنے صوبے سے مانگو. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی سیاسی امور کے نائب وزیر نے ملاقات کی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ملاقات میں بی پی سی کی تیاریوں, علاقائی و کثیر الجہتی امور اور 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر گفتگو ہوئی. ترجمان نے کہا پاکستان ایران باہمی سیاسی مشاورت کا 13واں دور آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ایس سی او سربراہان اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے ماسکو روانہ ہو گئے. 2 روزہ اجلاس آج سے ماسکو میں شروع ہو رہا ہے. نائب وزیر اعظم علاقائی و بین الاقوامی امور پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے. ایس سی او کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی بات ہوگی. اسحاق ڈار ایس سی او ممالک کی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی وفد روسی وزیر اعظم کی دعوت پر اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. بیلاروس, چین, قازقستان, کرغزستان, روس, تاجکستان, ازبکستان کے سربراہان حکومت بھی شریک ہیں. ایران کے نائب صدر اور بھارت کے وزیر خارجہ بھی شریک ہوں گے. منگولیا, بحرین, مصر, قطر, کویت, ترکمانستان کے سربراہان حکومت اجلاس میں شریک ہوں گے. سی آئی ایس, ای ای یو, سی ایس ٹی اور ڈی ایس اے سمیت علاقائی تنظیموں کے وفود بھی شریک ہوں گے. پاکستان اور چین میں انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر جیان زیڈونگ نے ملاقات کی, جس میں پاک چین 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. چین کے سفیر نے اسلام آباد میں خودکش حملے کی مذمت اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کی. ملاقات کے دوران انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا. محسن نقوی کا کہنا تھا پاک چین تعلقات باہمی اعتماد و احترام پر مبنی ہیں. چین پاکستان کا وہ با اعتماد دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا. پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے. چینی سفیر جیانگ زیڈونگ نے کہا پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں گے. آئی ایم ایف پروگرام اور اسٹرکچرل ریفارمز پر عمل کر رہے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام سے معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. کلائمیٹ چینج کے باعث سیلاب, خشک سالی جیسی آفات کا سامنا ہے. پاکستان میں 40% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں. On the population side, high level number, which is obviously not sustainable, these 2 aspects reinforce each other. Actually, in Pakistan's case, negatively, whether it's the population momentum or where we are in terms of climate change. That the populations which are already struggling in terms of whether it's poverty, infrastructure, limited services, what I would call social vulnerabilities, are the ones which end up being exposed mostly to climate shocks through drought, extreme temperature rises, or floods. One feeds the other, population and climate change. And the other is around equity and resource reform and resource allocation. وزیر اعظم کراچی کے لیے 500 ارب کے منصوبوں کا اعلان کریں. وزیر اعلیٰ سندھ ٹاؤنز کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کریں. امیر جماعت اسلامی منم ظفر کہتے ہیں کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہے. ملک کا وزیر اعظم اگر 6 مہینے بعد وہ کراچی آ ہی رہے ہیں تو 500 ارب روپے کا اعلان کیا جائے, اور وزیر اعلیٰ اس بات کا اعلان کریں کہ وہ کراچی کے تمام ٹاؤنز کو 2 ارب روپے ترقیاتی فنڈ کے لیے دیں گے. شہر کراچی کے لوگ ریلیف چاہتے ہیں. جتنی پرابلمز ہیں, انفراسٹرکچر تباہال ہے شہر کا, کوئی منصوبہ مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا. پانی کے مسئلے, بجلی کے مسئلے, اور تو اور ای چالان کے نام پر لوگوں کے لیے ایک مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں. ہم وزیر اعظم صاحب سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا آج سے 3 سال پہلے
کہ میں کراچی کو پیرس بنا دوں گا. آپ کراچی کو پیرس تو کیا بناتے, آپ تو کراچی وزٹ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا, ساتھ رہیے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1,63,000 کی سطح بحال ہو گئی. 1549 پوائنٹس اضافے سے انڈیکس 1,63,484 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. دوران کاروبار 1590 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا. سٹاک ماہرین کا کہنا ہے حکومتی پالیسیوں پر سرمایہ داروں کے اعتماد کی وجہ سے مارکیٹ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے. دبئی میں شور کرنے والی گاڑیوں کو پکڑنے کے لیے اے آئی ریڈار نصب کر دیے گئے. دبئی پولیس اے آئی ریڈار کی مدد سے گاڑیوں کے شور پر نظر رکھے گی. شور مچانے والی گاڑیوں پر 2000 درہم یعنی 1.5 لاکھ پاکستانی روپیہ جرمانہ کیا جائے گا. غیر ضروری ہارن بجانے یا گاڑی میں حد سے زیادہ بلند آواز میں گانے سننے پر بھی جرمانہ ہوگا. دبئی پولیس کا کہنا ہے اقدام کا مقصد شہریوں کو زیادہ پرسکون اور محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے روس کے ساتھ کاروبار کرنے والے ہر ملک کو سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ریپبلکن رہنما روس سے کاروبار کرنے والے ممالک پر پابندیاں لگانے کی قانون سازی پر کام کر رہے ہیں. ایران کو بھی پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے. Republicans putting in legislation that very tough, it's sanctioning, etc., on any country doing business with Russia. They may add Iran to that. So any country that does business with Russia will be very severely sanctioned. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں ARY نیوز.